नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। यूपी में एमएलसी चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज एमएलसी चुनाव के लिए रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। कल 27 सीटों पर एमएलसी चुनाव के लिए मतदान है। 12 अप्रैल को एमएलसी चुनाव के नतीजे आएंगे। एमएलसी चुनाव में बीजेपी और सपा के बीच कड़ी टक्कर है। बता दें कि 27 सीटों पर वोट डाले जाएंगे क्योंकि 9 सीटों पर निर्विरोध बीजेपी के कैंडिडेट्स जीत गए हैं। कुल मिलाकर 36 सीटों पर वोट डाले जाने थे, लेकिन 9 के क्योंकि निर्विरोध जीत हो रही है, इसलिए जो 27 सीटें हैं उन पर वोट डाले जाएंगे। एमएलसी के चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी कानून को बनाने के लिए एक सदन में बहुमत की बहुत आवश्यकता होती है और ऐसे में हर पार्टी के लिए इस चुनाव को जीतना बहुत जरूरी हो जाता है। चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, हर किसी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। पदाधिकारियों से मुलाकात हुई थी। कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुलाकात की थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुमत मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी के पास है। अब इसको बरकरार रखना समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती है। क्या है वो बड़ी बात है एमएलसी चुनाव से जुड़ी, आपको हम बता रहे हैं। 36 सीटों के लिए एमएलसी का चुनाव हो रहा है। 9 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। इसमें वोट डाले जाएंगे। 12 अप्रैल को एमएलसी चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। 9 को वोटिंग, 12 को रिजल्ट। 9 सीटों पर बीजेपी की निर्विरोध जीत पक्की है, इसमें कोई शक नहीं है। 9 पर बीजेपी है तो 27 सीटों पर चुनाव के लिए वोटिंग है, यानी कि दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। अब आपको बताते हैं कि निर्विरोध कौन कहां से जीता। अलीगढ़ से ऋषिपाल सिंह, बुलंदशहर से नरेंद्र भाटी, तो वहीं हमीरपुर से जितेंद्र सिंह सेंगर, मथुरा एटा मैनपुरी से ओम प्रकाश सिंह और आशीष यादव मथुरा एटा से, बदायूं से वागीश पाठक, हरदोई से अशोक अग्रवाल और लखीमपुर खीरी से भी आपको हम दिखा रहे हैं कौन से कैंडिडेट जीते हैं। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, एमएलसी के चुनाव को लेकर काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। अब देखना होगा कि जो 27 सीटें हैं उन 27 सीटों पर किसको वोट्स ज्यादा मिलते हैं, किस पार्टी के पास वोट्स ज्यादा आते हैं। 9 को वोट डालने हैं और 12 को रिजल्ट आ जाएंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो बीजेपी के लिए ये चुनाव कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन विधानसभा में बहुमत हुआ, विधान परिषद में बहुमत नहीं रहा। राजनाथ सिंह की सरकार रही, कल्याण सिंह की सरकार रही, राम प्रकाश गुप्त की सरकार रही, बीएसपी के साथ मिली जुली सरकार रही, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद में अपनी सरकार के दौरान बहुमत हासिल नहीं कर पाई। योगी सरकार के दौरान ये मौका अब आने जा रहा है जब बीजेपी विधानसभा के साथ विधान परिषद में भी पूर्ण बहुमत के साथ होगी। निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कोई अमेंडमेंट, कोई कानून अगर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा से पास करती है तो विधान परिषद से भी वो आसानी से पास हो जाएगा और वो लागू किया जा सकेगा, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत अपनी झोंक दी है। और कहीं ना कहीं जो नवनियुक्त मंत्री हैं उनको भी लगातार लगाया गया था कि आप अपने क्षेत्र में जाएं, देखें, बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशी को जिताएं। चूंकि अगर हम इस चुनाव की बात करें तो ये चुनाव सत्ता का चुनाव होता है। 2016 में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस दौरान इन 36 में से 31 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। और यही एक बड़ी वजह है कि विधान परिषद में समाजवादी पार्टी बहुमत के साथ थी और पिछले 5 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन विधान परिषद में बहुमत नहीं रहा। अब चूंकि बीजेपी सत्ता में है और चुनाव होने जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अब बीजेपी के लिए राहें आसान हैं, क्योंकि जो इसमें वोटर्स हैं वो बीजेपी के पास भारी संख्या में है, चाहे वो सांसद हों, विधायक हों या फिर उसके अलावा अगर हम प्रधानों की बात करें, क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बात करें, जिला पंचायत सदस्यों की बात करें, जिला पंचायत अध्यक्षों की, या फिर जो निकायों के सभासद हैं उनकी बात करें, वो भारतीय जनता पार्टी के बहुतायत संख्या में है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए राहें आसान है और समाजवादी पार्टी के लिए कठिन है। इससे एक संदेश बिल्कुल साफ है, जहां कल इस पूरे चुनाव को लेकर मतदान होगा और 12 तारीख को परिणाम आएंगे। हालांकि 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी निर्विरोध होने जा रही है और 12 तारीख को इसका आधिकारिक ऐलान हो जाएगा और उन जीते हुए सभी प्रत्याशियों को सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। लेकिन जो 27 सीटें हैं जिन पर चुनाव हो रहा है, जिन पर मतदान होगा और वोट डाले जाएंगे, उस पर भी समाजवादी पार्टी की राहें आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ज्यादा आसान है। एसके वाजपेयी, जैसा कि आपने बताया
परिणाम कि क्या होंगे, वो विधानसभा मायने के परिणामों से बहुत अंतर होता है विधान परिषद के चुनाव के परिणामों में। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है कि जो पार्टी जीत जाती है, जिस पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाता है विधानसभा चुनाव में, लेकिन विधान परिषद में इसके विपरीत आते हैं परिणाम, तो इसकी वजह क्या होती है? बिल्कुल, अगर हम चीजों की बात करें तो जो दोनों के वोटर्स हैं वो अलग अलग हैं। इसमें सीधे विधानसभा में अगर बात करें तो सीधे वोटर्स आम जनता होती है जो मतदान करती है। अगर हम इन निकाय सीटों की बात करें जिसमें अभी चुनाव होने जा रहा है, निकाय की सीटों पर 36 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, इसमें जो मतदाता हैं वो जनता से चुने हुए, मतलब अप्रत्यक्ष तौर पर वोटिंग होती है। जनता इसमें वोट नहीं करती है, इसमें जनप्रतिनिधि वोट करते हैं। जनता ने प्रधान चुना, क्षेत्र पंचायत सदस्य चुना, जिला पंचायत सदस्य चुना, उसके बाद जिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ, सांसद चुना, विधायक चुना, और वो इस चुनाव में वोटिंग करते हैं। तो निश्चित तौर पर ये चुनाव परिणाम विधानसभा के चुनाव परिणामों से अलग होते हैं। अलग इसलिए हैं क्योंकि जनप्रतिनिधि ये तय करते हैं कि वो किसको वोट करेंगे, और जनप्रतिनिधि जिसको ज्यादा संख्या में वोट करेंगे वही विधान परिषद में निकाय सीटों के जरिए सदन पहुंचता है। तो निश्चित है कहीं ना कहीं चीजें विधानसभा और विधान परिषद की अलग हैं, क्योंकि विधान परिषद में अलग अलग कोटे की सीटें होती हैं। ये स्थानीय निकाय की 36 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। उसके अलावा दूसरी जो सीटें होती है जिसमें स्नातक एमएलसी भी हैं और दूसरे अन्य एमएलसी भी हैं जो देश और प्रदेश में सामाजिक सेवा में रहे हैं या कहीं ना कहीं कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं, उनको भी विधान परिषद भेजा जाता है। लेकिन यह चुनाव सीधे तौर पर जनता के बजाय अप्रत्यक्ष तरीके से जनप्रतिनिधियों के द्वारा होता है। तो निश्चित है कि इसके परिणाम और विधानसभा चुनाव के परिणाम दोनों अलग अलग होते हैं, और यही एक बड़ी वजह है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो जो अपने बहुमत को बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि विधान परिषद में भी बहुमत लाया जाए, ताकि आने वाले समय में मजबूती के साथ किसी भी कानून को, किसी भी नियम को, किसी भी अमेंडमेंट को लागू किया जा सके। जी ठीक है, मेरठ से के शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। के शर्मा, एमएलसी चुनाव का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है, फिलहाल क्या हलचल है मेरठ में? जी हाँ, मेरठ में चुनावी सरगर्मियां तेज है, क्योंकि एक तरफ रालोद के प्रत्याशी सुनील रोटा है तो दूसरी तरफ भाजपा के प्रत्याशी धर्मेंद्र भारद्वाज है। धर्मेंद्र भारद्वाज इस समय कंफर्टेबल पोजीशन में है क्योंकि सत्ता पक्ष है और यहाँ पर 3 विधायक उनके हैं, और फिर यहाँ पर जो दूसरे लोग वोट करने वाले हैं उनमें भी बीजेपी की प्रमुखता है। लेकिन इस बार जो आरएलडी के प्रत्याशी हैं सुनील रोटा, वो थोड़ा सा खुश हो सकते हैं, थोड़ा सा उनका उत्साहवर्धन हो सकता है, क्योंकि अभी हाल के विधानसभा चुनाव में पिछली जो परफॉर्मेंस थी बीजेपी की उससे थोड़ी सी कम आई है, क्योंकि पिछली बार यहाँ पर 6 सीटें थी और अब की 3 सीटें हैं। ऐसे में रालोद प्रत्याशी भी पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन जैसे कि संभावना जताई जा रही है ये सत्ता पक्ष का चुनाव होता है और जो सत्ता में पार्टी होती है उसी का कैंडिडेट चुना जाता है। तो ऐसे में चांसेस ब्राइट। संतोष ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से। संतोष, हलचल क्या है वाराणसी में? देखिए, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपना वोट का अधिकार प्रयोग करेंगे, और सबसे जो बड़ी बात बनारस का सीन है वो ये कि बीजेपी के रूप से जो अधिकृत प्रत्याशी सुदामा पटेल है, वो निश्चित तौर पे 3 से 4 दिन पहले ये आरोप लगाया था कि बीजेपी के लोग उनके साथ नहीं है। यदि दूसरी ओर देखा जाए तो वहीं एमएलसी प्रत्याशी ब्रिजेश सिंह की पत्नी है अन्नपूर्णा सिंह। समझा जा सकता है कि उनका इशारा जो था वो सीधे सीधे अन्नपूर्णा सिंह के स्लोगन था। अब देखने की बात ये होगी कि अन्नपूर्णा सिंह और सुदामा सिंह, या ये कहा जाए कि भाजपा के समर्थित प्रत्याशी, उनके द्वारा घोषित प्रत्याशी और निर्दल प्रत्याशी, इन दोनों के बीच की क्या समीकरण बनती है और रिजल्ट क्या आती है ये तो दूर की बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बनारस का चुनाव अपने आप में न केवल दिलचस्प होगा बल्कि देखने की बात ये होगी कि शाम होते होते तक कौन किसको वोट देता है। जी ठीक है, एसके वाजपेयी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। संतोष, आपका भी बहुत शुक्रिया। के शर्मा, आपका भी बहुत शुक्रिया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने न्यूज़ 1 इंडिया से बातचीत में एमएलसी चुनाव में सारी सीटों पर जीत का दावा किया। सुनिए। यहाँ पर उन्होंने चंद्रशेखर आजाद और मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर माल्यार्पण किया है। जोरदार स्वागत हुआ है, अकलियत के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, वह भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का स्वागत कर रहे हैं। जिस तरह से वह यहाँ पर आए हैं और फिर अपार जनसैलाब उमड़ा है, उनसे जानकारी लेते हैं। जी जी केशव जी, जिस तरह से आप यहाँ पर आए हैं, स्वागत अपूर्व फिर से आपको मिला है, जन समर्थन मिला है, क्या कहेंगे? सबका आशीर्वाद है, इसीलिए भाजपा की फिर से सरकार आई है और शानदार ढंग से विकास की गंगा को आगे बढ़ाने का काम
और काम करने का संकल्प लेकर के हम लोग आगे बढ़े हैं और हम विश्वास है कि हम 2017 से 22 की तुलना में 22 से 27 में बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, इसे एमएलसी चुनाव हो रहा है उसके बारे में एक तरफा विजय होगी ऐसा मुझे विश्वास है। जिस तरह से यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आए हैं उनका स्वागत हुआ है। अभी उन्होंने कहा है कि जो एमएलसी चुनाव हो रहे हैं उसमें उनकी प्रचंड जीत होगी और उत्तर प्रदेश में सभी एमएलसी वो जीतेंगे। आलोक मालवी, न्यूज़ 1 इंडिया, चंद्रशेखर आजाद पार्क, प्रयागराज। यहाँ तो वहीं गोंडा में किशोरी की हत्या से सनसनी। गांव के कुछ दूर एक आश्रम में शव मिला है। खड़ी कार में बरामद हुआ किशोरी का शव। 8 महीने से आश्रम में खड़ी कार में मिला शव। 3 दिन पहले घर से गायब हुई थी किशोरी। मारने से पहले किशोरी पर केमिकल डाला गया है। 3 साल पहले परिवार से गायब हुआ था पिता। आज तक परिवार के मुखिया का नहीं पता चला। पुलिस किशोरी का शव लेकर कोतवाली आई है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। नगर क्षेत्र के विमोर झमलिया गुरदयाल की ये पूरी घटना है। तो किशोरी का शव मिलने से आसपास के लोगों में दहशत है। अपने अपने परिवार के सदस्य को लेकर कुछ समय पहले इसी परिवार के जो मुखिया हैं वो गायब हुए थे और 3 साल पहले परिवार से पिता गायब हुआ था और अब किशोरी। आज तक परिवार के मुखिया का ही पता नहीं चल पाया और ये वो किशोरी है जो गायब हुई 3 दिन पहले और अचानक से इसका शव मिला है एक गाड़ी में, जो 8 महीने से लगभग गाड़ी आश्रम के पास खड़ी है। इसी गाड़ी से शव मिला है इस किशोरी का। नगर क्षेत्र के पास की घटना है। गोंडा में किशोरी की हत्या से सनसनी है। गांव से कुछ दूर एक आश्रम में शव मिला है। वहां पर एक गाड़ी खड़ी थी। खड़ी कार से किशोरी का शव बरामद हुआ है। कादिर अंसारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कादिर, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताएं। जी, 7 सौ से जिस तरीके से तस्वीरें महिला सुरक्षा की आ रही, महिला सुरक्षा की बात की जाती है, वहीं आज गोंडा में एक 13 साल की बच्ची की जो है हत्या कर लाश जो है फेंकी गई है और कार में ये लाश मिली है और लाश मिलने के बाद में यहाँ पे सनसनी मच गई है। पुलिस लाश को जो है अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम करा रही है और पूरे तथ्य की जांच कर रही है। लेकिन कुछ दिन पहले ही परिवार के मुखिया गायब हुए थे और अब ये किशोरी, आखिर चल क्या रहा है? कौन है वो लोग जो ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं? पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? पुलिस अभी इस पूरे प्रकरण पे कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनका साफ तौर से यही कहना है कि अभी जांच कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी ये मामला बिल्कुल जो है संदेह के घेरे में है। पहले भी जो मुखिया है वो गायब हो चुके हैं, आज तक उनका कोई पता नहीं चला है। और 13 साल की बच्ची की बॉडी जो जिस तरीके से यहाँ पे मिली है और कार के अंदर इसके ऊपर एसिड फेंके जाने की भी बात कही जा रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो है अभी पुलिस पूरे तथ्य की जो है जांच कर रही है। जांच के बाद ही कुछ कह पाएगी। अभी कुछ कहना जल्दबाजी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए कादिर। रामपुर में भूमाफियाओं पर योगी सरकार का बुलडोजर चला है। नगर पालिका की जमीन पर अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया गया है। भूमाफिया ने नगर पालिका की जमीन पर कब्जा किया था। 1 साल पहले खाली पड़ी जमीन पर कब्जा किया था। एसडीएम देवेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में कार्रवाई की गई है। रामपुर के मोहल्ला रौरा खुर्द का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। भूमाफिया ने नगर पालिका की जमीन पर कब्जा किया था और अब इसे कब्जा मुक्त किया गया है। 1 साल पहले खाली पड़ी जमीन पर कब्जा किया था, जहां बुलडोजर चला है। एसडीएम देवेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में ये कार्रवाई की गई है और कब्जा मुक्त किया गया है इस जमीन को। फहीम खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है और अभी हाल ही में जो जमीन जिस पर कब्जा किया था उसको कब्जा मुक्त करने का पूरा प्लान तेज है। बुलडोजर चलाया गया है वहां पर। क्या जानकारी मिल रही है? किसकी जमीन थी, किसने कब्जा किया था?
जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि योगी सरकार का बुलडोजर लगातार रामपुर में चल रहा है, जहां एक तरफ बड़े जो नेता हैं उनके ऊपर योगी सरकार की जेसीबी मशीन का कहर टूट रहा है, तो दूसरी ओर खास तौर से देखा जाए तो जो अवैध कब्जेदारी हैं, जो भू माफिया हैं, उन लोगों के ऊपर खास तौर से ये जो है बुलडोजर चलता दिखाई दे रहा है। तो ये रामपुर के मिलक क्षेत्र में बुलडोजर चला है, जो सरकारी जमीन थी नगर पालिका की, उस जमीन पे कब्जा किया गया। कब्जा करने के बाद उसको बाउंड्री बना ली गई थी, लेकिन किसी की भी रियायत ना करते हुए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार माधव के निर्देश पर उस पर बुलडोजर चला दिया गया और उसको ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई इतनी जबरदस्त हुई कि वहां जो आसपास जो भू माफिया थे उनकी हड़कंप मच गया, जो अवैध थे तो उनके अंदर भी कम मच गया। आपको बता दूं कि रामपुर के अंदर जो अवैध कब्जाधारक हैं वो खुद ही प्रशासन के पास आके अपने घर को तोड़ने की और अवैध कब्जों को छोड़ने की गुहार लगा रहे हैं। रामपुर के अंदर योगी सरकार का जो जादू है वो सर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि जेसीबी मशीन बुलडोजर जो है वो एक स्टेटस सिंबल के तौर पे प्रचलित हो रहा है और लोगों के अंदर खौफ पैदा कर रहा है। इस तरह से लगातार रामपुर के अंदर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार माधव जो है कार्रवाई कर रहे हैं, उसे देखते हुए लगता है कि जो भू माफिया हैं वो बहुत जल्दी जेलों के अंदर होंगे और उनके आशियानों पर बुलडोजर चलता दिखाई देगा। जी, हाल ही में सीएम योगी ने एक निर्देश जारी किया है फहीम कि जो लोग अवैध तरीके से अपनी संपत्ति का इस्तेमाल किए हैं, इमारत खड़ी कर दिए हैं, उन पर बुलडोजर चले, और जो ऐसे व्यापारी जिन्होंने धोखाधड़ी कर पैसे कमाकर इमारतें खड़ी की है उन पर बुलडोजर चले, लेकिन झोपड़ियों पर बुलडोजर ना चले। तो एक सख्त निर्देश है उन माफियाओं के लिए जो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर देते हैं, जो जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं, कि आगे से वो इस चीज का ध्यान रखें। देखिए, बिल्कुल सही फरमा रही है कि सरकार की जो मंशा है वो आम गरीब आदमी को सहारा देने की है, उनका सहारा छीनने की नहीं है। लेकिन जो गरीबों का निवाला और सहारा छीनते हैं भू माफिया, और जो आज के जो है वो लखपति होते हैं और साल 2 साल में ही अरबपति बन जाते हैं, उनसे छीनने का जो सरकार का प्रयास है वो बिल्कुल सराहनीय है। एक आम आदमी इसे राहत की नजर से देखता है और इस कार्रवाई को सराहता भी है, और यही वजह है कि योगी सरकार 1.0 के बाद 2.0 में रिटर्न हुई है और परिवर्तित हुई है, और लोगों ने विश्वास उनकी कार्रवाई को लेकर ही जताया और उनको वोट दिया और उनकी सरकार की वापसी की। तो कहीं ना कहीं लोगों की ये मोहर भी लगती नजर आई उनकी कार्रवाई पे कि उनकी कार्रवाई सही थी। भू माफिया जो है रामपुर के अंदर उनका बहुत ज्यादा बोलबाला है। भू माफियाओं के मैं आपको बता दूं कि योगी सरकार ने आजम खां को भी भू माफिया घोषित किया हुआ है और उन जमीनों पे भी जो है मुकदमे चल रहे हैं, जिसके अंदर वो जो सीधा। चलिए, बहुत शुक्रिया फहीम इस तमाम जानकारी के लिए। सिराज हुसैन पुत्र सादत हुसैन जी, रौरा खुर्द वार्ड नंबर 25 में नगर पालिका के खसरा नंबर 172 की भूमि थी, जो जब से नगर पालिका स्थापित हुई तब से खाली पड़ी हुई थी, उस पर अवैध निर्माण करा दिया था। उस अवैध निर्माण के संबंध में 3 नोटिस दी गई थी। नोटिस का जो है समय पूरा हो गया था, उस अवैध निर्माण को जो है जेसीबी द्वारा ध्वस्त करा दिया गया। गोंडा में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। 125 बीघा चारागाह की जमीन पर अवैध निर्माण किया गया था। 34 लोगों पर अवैध रूप से निर्माण करने का आरोप है। तो गोंडा में भी बुलडोजर चला है। 125 बीघा जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण किया गया था और कई सारे लोग इसमें शामिल थे, उन पर भी आरोप लगा है। आज अतिक्रमण हटाया गया, बड़ा अतिक्रमण हो गया था। ग्राम पालापुर में 9.34 हेक्टेयर यानी 125 बीघे के आसपास ज़मीन चारागाह की थी, जिसमें लोगों ने अवैध कब्जे करके सड़क के किनारे की जितनी ज़मीनें थी सबको लोगों ने अवैध निर्माण कर लिया था, जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। विधिक कार्रवाई में 34 लोगों के विरुद्ध 2019 में बेदखली का आदेश पारित हुआ था।
उन्हीं को आज मौके पे बेदखल कर दिया गया है। उनका अवैध अतिक्रमण जेसीबी लगा के हटवा दिया गया। आज तो 125 बीघा चारागाह की जमीन पर अवैध निर्माण किया गया था। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। गोंडा का ये पूरा मामला है जहां अवैध निर्माण किया गया था। कादिर अंसारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। कादिर, क्या जानकारी मिल रही है इस मामले को लेकर? कादिर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो कादिर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है और 125 बीघा जमीन पर अवैध निर्माण किया गया था। तो वही बुलडोजरबाज अफसरों को सीएम योगी के सख्त निर्देश। किसी गरीब के झोपड़ी दुकान पर नहीं चलेगा बुलडोजर। सिर्फ पेशेवर माफिया की अवैध संपत्तियों पर ही बुलडोजर चलेगा। गरीबों व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करने वाले पर ही कार्यवाही हो। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि झोपड़ी या किसी गरीब के यहां बुलडोजर नहीं चलेगा। बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ अवैध जगह पर जो निर्माण किया गया है, अवैध तरीके से जो निर्माण किया गया है, वहां पर चलेगा। तो बुलडोजर बाज अफसरों के लिए ये सख्त निर्देश, किसी गरीब के झोपड़ी दुकान पर बुलडोजर नहीं चलेगा। सिर्फ पेशेवर माफिया की अवैध संपत्तियों पर ही बुलडोजर चले। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, सीएम की तरफ से क्या निर्देश दिया गया है, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से निर्देश दिया है 2017 से लेकर 2022 तक लगातार उत्तर प्रदेश भर में जो माफिया थे, दुर्दांत अपराधी थे, जो कहीं न कहीं लगातार भू माफिया थे, जमीनें कब्जा कर रहे थे सरकारी और निजी संपत्तियों पर, ऐसे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रही। क्योंकि दूसरा कार्यकाल आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और सख्ती के साथ सरकारी जमीनों को खाली कराने, अवैध कब्जों को हटाने, साथ ही साथ जो दुर्दांत माफिया हैं उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर अफसर प्रदेश भर में कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं इस पूरी कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री ने एक सख्त हिदायत दी अफसरों को दी है कि कोई भी गरीब, जो कोई छोटा व्यापारी जिसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है, जिन अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई कर रही है, ऐसे किसी गरीब की झोपड़ी या फिर किसी भी ऐसे आम व्यक्ति जिसका इस संबंध में कोई लेना देना नहीं है, ऐसे किसी भी व्यक्ति के झोपड़ी पर या मकान पर बुलडोजर ना चलाया जाए। अफसर इस बात का भी ख्याल रखें। तो निश्चित है कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक चीज साफ करने की कोशिश की है कि सरकार का बुलडोजर चलेगा, लेकिन वो बुलडोजर केवल पेशेवर माफियाओं, दुर्दांत अपराधियों और अवैध संपत्ति बनाने वालों के खिलाफ होगा, ना कि किसी गरीब के खिलाफ होगा। निश्चित है कि एक संदेश देने की कोशिश है पूरे प्रदेश भर के लोगों को कि वो किसी शंका में ना रहे कि उत्तर प्रदेश सरकार का बुलडोजर किसी की भी संपत्ति पर चल सकता है। ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार साफ तौर पर एक संदेश दे रही है कि जो दुर्दांत अपराधी हैं, जिन्होंने अवैध तरीके से संपत्तियां बनाई हैं, सरकारी या निजी संपत्तियों पर कब्जे किए हैं, जिनके ऊपर कई मुकदमे हैं और जो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कहीं न कहीं सिरदर्द पहले भी बने रहे, ऐसे माफियाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई कर रही है, ना कि किसी गरीब या किसी व्यापारी के खिलाफ। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए एसके वाजपेयी।